स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेक्चर नंबर 2 यूपी जीके हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। लेक्चर नंबर 1 चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के इतिहास से ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन को लिया गया है और ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? आपके ऑप्शन है पुरुषपुर, मथुरा, विदिशा, श्रावस्ती। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मथुरा। कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था और कुषाणों ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ये कुषाणों की पहली राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी और कुषाणों की दूसरी राजधानी ये मथुरा थी। कुषाणों की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश के सबसे महान शासक जो हुए वो कनिष्क थे। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क हुआ। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक थे। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक थे और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। अगर हम कनिष्क के दरबारी कवि की बात करें कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। कनिष्क के ही शासनकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध संहिता का आयोजन 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था, जिसके जो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित किया गया था। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो वासुमित्र और अश्वघोष ने इसके आयोजन किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कुषाण चीन के समीप निवास करने वाली यूची जनजाति से संबंधित हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, यूची जनजाति से संबंधित हैं कुषाण। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था, जिसके सिक्के मथुरा तक प्राप्त होते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया, जो कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण काल में गांधार तथा मथुरा कला शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। गुप्त काल के पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर जो है ये कानपुर में स्थित है। कुछ तथ्य देखते हैं। 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को उसकी विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। गुप्त काल में मंदिर कला का विकास हुआ।
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर और कानपुर के भीतरगांव मंदिर, ये सभी मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिरों के ही साक्ष्य हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं। गुप्त राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं? श्रीगुप्त। मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त राजवंश की कमान संभाली थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार, ये आदि तरह के सिक्के जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही चलाए गए हैं। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया था, तो ये उसके साथ से संबंधित ये इस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त प्रथम से पूछा जाता है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीपीसीएस 2011 प्री में पूछा जा चुका है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। तो सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी तक गुप्त राजवंश का शासक रहा है। समुद्रगुप्त के उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया था, जिसके रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो 380 से 413 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छमड़क, ये छपड़क भी है, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर व रुचि सम्मिलित थे। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान 399 ईस्वी में भारत आया था। इसके ही शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि मेहरौली लौह स्तंभ में ये किसके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? यह मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग, सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये सभी जो है मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, ये सभी जो है गुप्त काल से संबंधित है और उनकी नगर व्यवस्था, शिक्षा व कला के ये प्रमुख केंद्र रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य गांधार से अवध और वाराणसी तक विस्तृत था और इसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी। मथुरा से कुषाण काल के जो सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिलती हैं उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? आपके ऑप्शन है देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, सोरो। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देवगढ़। ये प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ ये ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता कि यह गुप्त काल में बना है। यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रदर्शन करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? आपके ऑप्शन है मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, राजघाट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी से। घोषिताराम विहार यह एक उपवन है जिसको एक सेठ, जिसका नाम था घोषिताराम, घोषिता था, उसने बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। और इस जो ये सेठ था घोषिताराम, इसके आग्रह पर 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कौशाम्बी में 4 मास तक निवास किए थे। 4 मास तक भगवान बुद्ध ने यहाँ पर निवास किया था और उन्हीं के लिए इस सेठ ने, घोषिताराम ने, एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था। तो इसी को जो उसी को ये जो स्थापित है, ये घोषिताराम वन विहार, बौद्ध विहार, उसी से संबंधित है। घोषिताराम का निर्माण कराने वाला शासक वत्सराज उदयन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा थानेसर। थानेसर ये हरियाणा में स्थित है। तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है हरियाणा का शासक था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? आपके ऑप्शन है कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग, थानेसर, थानेसर, बल्लभी, बल्लभी, प्रयाग। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कन्नौज, प्रयाग। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज, प्रयाग में किया था। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर को बनाई। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन वहां का शासक बना, परंतु बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री कहा जाता था। चीनी यात्री वेनसांग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। वेनसांग की बात करें तो वेनसांग की प्रसिद्ध बुक सी यू की था। सी यू की ग्रंथ जो है ये वेनसांग द्वारा रचित है। इस वेनसांग की पुस्तक सी यू की से एक साक्ष्य मिलता है। बोधि वृक्ष को काटकर उसकी जड़ में आग लगाने वाला शासक शशांक, जो बंगाल का शासक था, ये इसकी ग्रंथ सी यू की से ही पता चलता है। शशांक जो कि बंगाल का शासक था, इसने बोधि वृक्ष को काटकर उसकी जड़ों में आग लगाया था। इसका जो पता चलता है वो हर्षवर्धन जो है वेनसांग के द्वारा रचित पुस्तक सी यू की से पता चलता है। हर्ष द्वारा 643 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलनों कन्नौज और प्रयाग का आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदन है। हर्षवर्धन एक राइटर भी था और इसने जो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदन इन पुस्तकों की रचना भी किया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन द्वारा किस पुस्तक की रचना नहीं की गई। वहां आपको ऑप्शन में प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदन और हर्षचरित मिल सकता है। तो हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। जब हर्षवर्धन ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया था। और हर्षवर्धन ने अपने पूरे शासनकाल में मात्र एक युद्ध हारा था, वो पुलकेशन द्वितीय से नर्मदा के युद्ध में हारा था। और इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस एहोल अभिलेख के जो रचनाकार थे वे पुलकेशन द्वितीय के जो कवि था रवि कीर्ति की रचना से रवि कीर्ति की जो रचना थी एहोल स्तंभलेख, वहां से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन है पाल, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, राष्ट्रकूट। अगर हम उस टाइम के भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात और महाराष्ट्र के नज़दीक इनका शासन था। और यहाँ पर जो है पाल वंश का शासन था। ये बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र था। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में पाल वंश का शासक था। और दक्षिण भारत में जो वंश था राष्ट्रकूट वंश का शासन था। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश में। और अंततः गुर्जर प्रतिहार जो है इस त्रिकोणीय संघर्ष में विजयी हुए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, चंदेल जो है इसमें शामिल नहीं थे। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ। इस समय कन्नौज पर आयुध शासकों का शासन था। कन्नौज के लिए संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला और अंततः कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। मिहिर भोज, महिपाल, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए। इनमें राजा भोज जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसी के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये एक अरब यात्री था सुलेमान, जो कि राजा भोज के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में गहड़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र, भानुचंद्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जयचंद्र। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अगर और भी कुछ मोहम्मद गोरी से संबंधित प्रसिद्ध युद्धों की बात करें तो 1191 और 1192 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था।
यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में मोहम्मद गोरी को। 1194 ईस्वी में चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद्र को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। गहड़वाल वंश का स्थापना कन्नौज में चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव जो ऑप्शन में दिख रहे हैं ये गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं। ये 1080 के तकरीबन इनका शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। वैसे देखा जाए तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें इसने 16वां आक्रमण सोमनाथ, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था अपने 16वें आक्रमण में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 से 1019 ईस्वी में आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित किया था। इसे मूर्ति भंजक, स्टैचू डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली जो है भारत में आक्रमण करके वहाँ के जो मंदिर थे उन्हीं मंदिरों को तोड़ फोड़ करके वहाँ पे जो धन, जो सोने चांदी थे उनको लूटकर ये भारत से लेकर चला जाता था। सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है, जिसमें 16वां अभियान 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा तथा मंदिरों को तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही शासक से संबंधित थे, इसलिए इनको जो है एक ही स्लाइड में ऐड किया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने ही टोपरा, ये अंबाला हरियाणा में स्थित टोपरा पिलर जो है ये टोपरा कला हरियाणा से संबंधित था, और यही जो अशोक के स्तंभ लेखों को टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम तुगलक वंश की वंशावली की बात करें, यहाँ कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जो है गन्ना उत्पादक प्रदेश है, तो उसी से संबंधित ये एक ट्रिक है कि एक बार जो है फिरोज शाह तुगलक जो है ये उत्तर प्रदेश घूमने आया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा इसे गुड़ खा तुगलक साले। गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, और तुगलक एक वंश है ही, सा से सैयद वंश, और यहाँ से जो हो जाएगा लोदी वंश। बहुत से बच्चों को ये याद करने में दिक्कत होता है, इसलिए आप इस ट्रिक पे 2 बार आप देखेंगे, गुड़ खा तुगलक साले, ऐसा बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक ये गुलाम वंश का शासन था, जिसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 सबसे छोटा शासनकाल जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो खिलजी वंश का था। 1290 से 1320 सिर्फ ये मात्र 30 साल इसका शासनकाल था खिलजी वंश का। और अगर तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक। सबसे बड़ा शासनकाल जो है, सबसे
लंबा शासनकाल ये तुगलक वंश का रहा है। और अगर सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन था। और अगर हम लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये लोदी वंश का शासनकाल था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कुछ तथ्य देखते हैं। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद व जौनपुर नगर का निर्माण कराया। फिरोजाबाद की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से तो ये चूड़ियों का शहर बोला जाता है। चूड़ी और कांच इसके लिए जो है प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। जौनपुर, इन दोनों नगरों का जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। जौनपुर नगर की स्थापना जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की स्मृति में कराया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक से अगर हम याद करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था। इब्न बतूता की अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें रहेला इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1331 ईस्वी के तकरीबन ये भारत आया था। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। दीवाने खैरात, दान विभाग, दारुल सफा उपचार विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही कराया गया था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 1.8 लाख तक पहुंच गई थी, जिसके लिए दीवाने बंदगान की स्थापना कराया गया। फिरोज शाह तुगलक से आप ये 3 चीज़ों को आप मेनली याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, दीवाने खैरात, एक दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दारुल सफा, एक उपचार विभाग जिसमें अस्पताल का निर्माण कराया गया था, अस्पताल का, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दीवाने बंदगान, ये दासों के लिए स्थापित किया गया था। तो इन तीनों को महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, दीवाने खैरात, दारुल सफा और दीवाने बंदगान। अगला प्रश्न देखते हैं। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, झांसी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गाजीपुर। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये गाजीपुर में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में स्थित है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्तंभ लेख है ये भीतरी स्तंभ लेख है, गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है, जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र व हूणों के संग स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। यह स्तंभ लेख स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसके शीर्ष पर विष्णु की मूर्ति थी। इस स्तंभ पर स्कंदगुप्त की वंशावली अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकी राज्य की स्थापना कहां पर की गई? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हुसैन शाह सरकी जो है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। कुछ तथ्य देखते हैं। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के एक दास था इसका मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी वंश 1394 से 1479 ईस्वी के शासक इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल की बात करें तो ये 1402 से 1440। टोटल जो सरकी वंश ने 1394 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक सरकी वंश ने
जो है जौनपुर यहाँ पे शासन किया है। और इब्राहिम शाह सरकी जो है इसे सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में जौनपुर राज्य अपने चरम पर था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी जो है ये जौनपुर सरकी वंश का महान शासक रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। सरकी शासकों के अधीन जौनपुर में हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जौनपुर का अंतिम शासक ये हुसैन शाह सरकी था। 1479 ईस्वी में इसे जीतने के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने आखिरकार सरकी वंश का अंत कर दिया। इतना सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है एक क्वेश्चन में ऐड किए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए पूछा गया ताकि ये सारे फैक्ट आपको बताया जा सकें। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पे जो है विशेष ध्यान रखिएगा। ये सभी किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? आपके ऑप्शन है 1529 ईस्वी, 1526, 1530, 1522। तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने 1526 ईस्वी में अधिकार किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर ने 1526 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम दिल्ली जो है मुगल शासकों की बात करें, इनको जो हम एक ट्रिक से याद करते हैं, मुगल में कौन कौन से शासक हुए हैं, तो इसकी ट्रिक है भज सब राम। आपका फोकस इतने पे सिर्फ होना चाहिए। भज सब, बी से देखते हैं बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, और ए से हो जाएगा अकबर, जे से हो जाएगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां, और अगला जो ए है इससे हो जाएगा औरंगजेब, और बी से बहादुर शाह जफर। इसके बाद से जो है मुगल का पतन स्टार्ट हो गया था। इसके ही शासनकाल से मुगल का पतन स्टार्ट हो गया था। अगर बाबर के शासनकाल की बात करें तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन रहा। और अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, और फिर जो है लास्ट में 55-56 ईस्वी में 1555 से 56 ये हुमायूं का शासनकाल रहा। 1540 से लेकर 1555 शेर शाह सूरी का शासनकाल था। शेर शाह सूरी जो है उसका टोम सासाराम बिहार में स्थित है। हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल आता है। तो अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा है। उसके बाद से जहांगीर है। तो जहांगीर के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक ये जहांगीर का शासनकाल रहा। और अगर शाहजहां की बात करें तो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक ये शाहजहां का शासनकाल रहा। और औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक ये जो है औरंगजेब का शासनकाल रहा है। इसके बाद बहादुर शाह जफर से लेकर ये जो मुगल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो इसे ट्रिक से आप याद रखिएगा, भज सब राम। भज आप देख लीजिए, एक दो चार बार आप देखेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था किस शासक के द्वारा?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन है कालपी, कन्नौज, सीतापुर, कासगंज। यहाँ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टोडरमल जो है ये सीतापुर से संबंधित हैं। टोडरमल सीतापुर से संबंधित हैं। और अगर हम अकबर के एक और नवरत्न की बात करें, बीरबल, बीरबल जो है कालपी, जालौन, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र है, वहां से संबंधित हैं। और अगर हम कासगंज, पटियाली कासगंज की बात करें तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है पटियाली कासगंज से संबंधित हैं। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो को ही तबला का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। और यहाँ कुछ तथ्य देखते हैं, जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली का शासक बना। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम, की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया था। अकबर के 9 रत्नों में से 2 मशहूर मंत्री टोडरमल ये सीतापुर से संबंधित हैं और बीरबल जो है ये कालपी जालौन से संबंधित हैं। ये उत्तर प्रदेश के थे 2 मंत्री जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह है जोधाबाई का महल। जोधाबाई महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन स्थापत्य कला को देखते हैं। जामा मस्जिद संभल और बाबरी मस्जिद अयोध्या, इन दोनों का निर्माण जो है बाबर द्वारा कराया गया था। और ये सभी जो है अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, आगरा एवं प्रयागराज का किला अकबर के द्वारा, जहांगीरी महल, ये आगरा में स्थित जहांगीरी महल ये अकबर द्वारा ही बनवाया गया था। आप ध्यान रखिएगा इसे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल तथा जामा मस्जिद, इन सभी का निर्माण अकबर द्वारा ही कराया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा ये नूरजहां द्वारा बनाया गया था। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। मरियम उज्जमानी का मकबरा सिकंदरा ये जहांगीर द्वारा। ताजमहल आगरा ये शाहजहां द्वारा। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, इन दोनों का निर्माण शाहजहां द्वारा ही कराया गया था। तो आप एक ही जगह पे पूरे मुगल स्थापत्य कला को आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बदायूं का इक्तेदार था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो वो इल्तुतमिश था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और इल्तुतमिश जो है ये प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है चांदी और तांबे के सिक्के, चांदी का जो सिक्का था उसे टंका और तांबे का जो सिक्का था उसे जीतल। टंका और जीतल ये इल्तुतमिश द्वारा ही चलाया गया था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, अतः इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना। इल्तुतमिश को एकता प्रणाली का जनक माना जाता है। दिल्ली का सुल्तान बनने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजे हिंदुस्तान किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर को जो है सिराजे हिंदुस्तान कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का शिलालेख है? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। तो इलाहाबाद जो है ये प्रयाग प्रशस्ति से जो संबंधित ये शिलालेख था। यहाँ पे 3 शासकों का जो है इस स्तंभ लेख में वर्णन मिलता है। एक तो अशोक का और दूसरा समुद्रगुप्त का और तीसरा जो है जहांगीर का। इन तीनों शासकों का उल्लेख जो है इलाहाबाद स्तंभ में इन तीनों शासकों का उल्लेख मिलता है। यहां आप देख सकते हैं पिक्चर में इलाहाबाद स्तंभ को। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है तथा इस पर 3 शासकों के लेख खुदे हुए हैं। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी से प्रयाग लाया था। उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। कालांतर में 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के तख्त पर बैठने का वाकया भी इसी में वर्णन है। और अगर हम अशोक के स्तंभ लेखों की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की खोज जो है अशोक के स्तंभ लेखों की जो खोज है वो टी फेंथलर द्वारा अशोक के स्तंभ लेखों की खोज की गई थी तथा सर्वप्रथम इसे जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप द्वारा। और इसकी जो खोज है वो टी फेंथलर ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देवराय के युद्ध में 1659 में ये युद्ध जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब इस युद्ध को जीत लिया था। दारा शिकोह इस युद्ध में हार गया। औरंगजेब ने इसे बंदी बनाकर दिल्ली लाया था और लास्ट में इसकी हत्या कर दी थी। अंततः औरंगजेब से दारा शिकोह देवराय के युद्ध में हार गया था। देवराय के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बनाकर उसे मौत की सजा दे दी थी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपलोड जो है अपडेट जल्दी मिल सके नोटिफिकेशन के तौर पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।